आज हम लोग फिर आगे कंटिन्यू कर लेते हैं अपनी इसी सीरीज को जहां पर हम लोगों ने छोड़ा था, यानी कि क्वेश्चन नंबर 61 से शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने अच्छे कमेंट किए हैं तो प्लीज फर्दर इस पे नेक्स्ट कमेंट दीजिएगा। और अब क्वेश्चन नंबर 61 जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये क्या कह रहा है जरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डी ब्रॉगली वेवलेंथ इक्वेशन इज इनकरेक्ट। इसमें से कौन सी डी ब्रॉगली की वेवलेंथ इनकरेक्ट है? तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी बिल्कुल करेक्ट है, एच अपॉन एम भी बिल्कुल करेक्ट है, और ये काइनेटिक एनर्जी को अगर देखते हो तो ये बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल 100% करेक्ट है। इसे निकाल करके दिखाता हूँ। तो V इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, अगर मैं आप नोटिस करिए तो आपको फार्मूला होना चाहिए, पता होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर जब आप निकालोगे तो 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, और v इज इक्वल टू अंडर रूट में चला जाएगा 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी। लेकिन m भी अंदर ये दिखाई दे रहा है, तो इसको जब उठा करके इस वाले फार्मूले में रखोगे, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू, भाई ये वाला अंदर रखना है v की जगह पर, तो यहाँ पे 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी रखोगे। अब आप क्या करो, अंदर एक m से ऊपर मल्टीप्लाई करो, और अंदर ऊपर जो है m से मल्टीप्लाई करिए और m से डिवाइड कर दीजिए। तो फिर वो कंडीशन आपको पैदा हो जाएगी। क्या कंडीशन पैदा हो जाएगी? m से आप इसे अंदर ही एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें और एम स्क्वायर से डिवाइड कर दें, ठीक है। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर m आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि ये वाला फार्मूला भी जनरेट हो जाएगा, लेकिन ये 2m इंटू वी तो पॉसिबल ही नहीं कि अंदर आ जाए। तो यही एक स्टेटमेंट यहाँ पर गलत दिखाई दे रहा है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये कि अगर आप इस तरीके के क्वेश्चन की ट्विस्टिंग, इसे भी ट्विस्टेड क्वेश्चन की कैटेगरी में ही मैं लाता हूँ, इसे भी ट्विस्टेड क्वेश्चन की कैटेगरी में ही मैं लेकर के आता हूँ, इस बात का ध्यान दीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आइए, प्रिडिक्ट द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ हैलोजन एसिड इन एन एक्वस मीडियम बाय द प्रिंसिपल ऑफ शाब, यानी कि हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमें रिलेटिव स्ट्रेंथ देखनी है। तो सिंपल सी बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि यहाँ से साब प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही अगर आप नोटिस करना चाहते तो जो जल्दी H पॉजिटिव आयन रिलीज कर दे, यानी कि अगर आप देखो तो यहाँ पर जल्दी से कौन रिलीज करेगा? जिसका साइज बड़ा होगा। और साइज किसका बड़ा है भाई? आई नेगेटिव सबसे बड़ा होगा ना, आई नेगेटिव। इसको देखोगे तो आई नेगेटिव सबसे बड़ा होगा, तो इसका मतलब यही वाला एसिड सबसे स्ट्रांग होगा। तो आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट दिया है कि HF से लेकर के HI तक, HF से लेकर के HI तक आपका ऑर्डर जो होगा वो क्या होगा? ये वाला होगा, HF लेस देन HCl लेस देन HBr और लेस इन सो ऑन, ग्रेटर देन, सॉरी, चलता रहेगा। तो सबसे अच्छा एसिड HF को नहीं माना जाता है, सबसे अच्छा एसिड HI को माना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 पे आइए, Mg डाई पॉजिटिव हैज द हायर आयनिक रेडियस देन Al ट्राई पॉजिटिव आयन। तो अब इसका मतलब है कि क्यों, रीजन क्या है? क्योंकि Al पर चार्ज ज्यादा होता है। तो मैग्नीशियम डाइपॉजिटिव हैज द लोअर न्यूक्लियर चार्ज देन, बिल्कुल 100%। अब आगे पढ़ने की ही जरूरत नहीं है, यही आंसर ही सही। अब आपको पता भी होना चाहिए, मैंने आपको बताया भी है कई बार कि ये मैग्नीशियम है और ये डाई पॉजिटिव है। यहाँ पर अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन देखते हैं तो 10 हमें दिखाई देते हैं, प्रोटॉन देखते हैं तो 12 दिखाई देते हैं। एल्यूमिनियम ट्राई पॉजिटिव पर हम लोग इलेक्ट्रॉन 10 देखेंगे और यहाँ प्रोटॉन 13 देखेंगे। तो लेकिन अब आप देखें यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज जो है, ये प्रोटॉन है आपके, प्रोटॉन न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, और न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा होने के कारण जो है वो आपको ये नोटिस करना पड़ेगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा। और जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा 100% साइज तो घटना ही घटना तय है। देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एफ नेगेटिव, Cl नेगेटिव, OH नेगेटिव वेरी रिएक्टिव, 100% रिएक्टिव है। लेकिन ये रिएक्टिव कब होंगे? ये रिएक्टिव तभी हो पाएंगे अगर मान लीजिए आपने इनमें एक्वस डाल दिया, तो ये उतने ज़्यादा रिएक्टिव रहेंगे ही नहीं। तो आपको इसका मतलब ऐसे सॉल्वेंट में डालना पड़ेगा जो इनके ऊपर चार्ज मेंटेन रहे, वो होना चाहिए नॉन एक्वस। तो यानी यहाँ पर यानी कि सिंपल सी बात मैं कहूँ कि SO2 में डाल दीजिए, इन्हें लिक्विड अमोनिया में डाल दीजिए, है ना, अप्रोटिक में डालिए जहाँ पर प्रोटॉन की कंडीशन ना हो, उसमें डालिए, तब आपको यहाँ से रिजल्ट मिलेंगे, अदरवाइज रिजल्ट आपको नहीं मिल पाएंगे। तो फिर बिल्कुल सही आंसर जिसने भी लगाया है, ये आंसर सही है। जहाँ पर डाउट होता है
मैं आपके साथ डिस्कशन करता हूं, यानी कि यहाँ पर आंसर एप्रोटिक सॉल्वेंट, मेरी एप्रोटिक सॉल्वेंट की वीडियो आप पढ़ सकते हो जाकर के। अगर ऐप पर जाइए तो वहाँ पर एप्रोटिक सॉल्वेंट पर डिटेल्ड वीडियो मैंने बना रखी है, नॉन एक्वस का फुल डिटेल बना रखा है, आप पढ़ सकते हैं, रिएक्शन के साथ में बनाया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट रूल इज नॉट involved in the not involved in the radial addition reaction producing the unsymmetric alkene, है ना। फिर से पढ़ लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट इज नॉट। अच्छा ठीक है, अब आपको रेडिकल में अगर चलते हैं तो रेडिकल में फिर इंडक्टिव नहीं लगता है, रेडिकल में ये रूल जो है वो इन्वॉल्व नहीं होगा। देखो खैरस आपको अगर सपोज कर अनसिमेट्रिकल है तो खैरस इफेक्ट तो लगता ही है, एंटी मार्कोनिकॉफ एक ही बात है, परऑक्साइड ये सब एक ही बात है, तो इंडक्टिव इफेक्ट नहीं लगेगा, यही एक अलग बात हो जाती है। तो इसको आप बॉक्स में बंद कर लीजिए, समझ गए। इसके बाद जो है यहाँ पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 66 पे आइए। व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीशियम ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक, अब आपको बताना चाहूंगा कि मैग्नीशियम मेटल होता है, फॉर्मेशन है ना ग्रिग्नार्ड एजेंट का। देखो आर अगर मैं नोटिस करता हूं तो यहाँ पर देखो आपको बहुत अच्छे तरीके से बताऊं, आर है और एक्स है, और इसकी द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मैग्नीशियम ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो हम आपको ये बताना चाहेंगे यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के फॉर्मेशन में मैग्नीशियम शुरुआत में तो भाई अगर हम लोग ये कर लेते हैं कि यहाँ पर लिखते हैं आर एक्स लिखते हैं और साथ में मैग्नीशियम लिखेंगे, तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट 0 रहेगी, और इसके बाद जब हम लोग आर एम जी एक्स बना लेंगे तो मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो जाएगी। अब कितनी चेंज हो जाएगी आपको बताने की कोशिश करूंगा कि मैग्नीशियम अपनी उस फॉर्म में पहुंच जाएगा जहां पर वो आना चाहता था, यानी कि डाई पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिर मैग्नीशियम गेट्स कन्वर्टेड इनटू Mg डाई पॉजिटिव। तो एक तरफ ये ग्रुप लगा हुआ और एक तरफ ये ग्रुप लगा हुआ, दो ग्रुप लगे हैं। तो अगर आप नोटिस करना चाहो तो इस पर आ जाता है, जैसे कि अगर ये टूटना चाहता है तो मैग्नीशियम पर आया पॉजिटिव और ये X जुड़ा रहा, इस पे आया नेगेटिव। लेकिन अगर इसको भी आप रिलीज करा दोगे तो फिर मैग्नीशियम डाई पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। Mg ये कंडीशन में पैदा हो जाएगी, अब आप इसको ध्यान दो। अब नेक्स्ट कंडीशन में आइए कि अ मास स्पेक्ट्रम इज रिप्रेजेंटेड द मासेस ऑफ द फ्रेगरेंट ऑफ चेंज। तो आपको एक चीज बता देता हूं कि अगर मास स्पेक्ट्रम को हम लोग यूज करते हैं तो नोटिस करिएगा कि मैंने बताया है कि अगली थ्योरी में कि मास स्पेक्ट्रम हमेशा उन पर काम करता है जहां पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है। तो यहाँ पर न्यूट्रल चार्जेस नेगेटिव, ये पॉजिटिव दिया हुआ है, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आपको मिल रहा है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट कंडीशन में आइए, द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय द कार्बोनाइल एंड साइक्लोपेंटाडाइनाइल ग्रुप। द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय द कार्बोनाइल एंड, देखो कार्बोनाइल तो ये हो गया, अगर मैं कार्बोनाइल की बात करता हूं तो कार्बोनाइल की कंडीशन आपको ये दिखाई देती है, और ये कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, 2। तो इसका मतलब कार्बोनाइल के ऊपर तो 2 लिख दीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन लिख दीजिए। और साइक्लोपेंटाडाइइनाइल को अगर नोटिस करते हो तो साइक्लोपेंटाडाइइनाइल ये हो गया, ये कितने, 2 ये हो गए, 1 2 3 4 ये हो गए, यानी 6 इलेक्ट्रॉन। तो न्यूट्रल ये दिया है 2 इलेक्ट्रॉन एंड एनाइनिक कंडीशन में आपको 6 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है। तो कह रहा है कि द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय द कार्बोनाइल and cyclopentadienyl group in the formation of transition complex are respectively। तो ठीक है, 2 ही आएगा और एनाइनिक में आपका 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये बात हो गई। तो अब आप एक कंडीशन ये याद रखो, कार्बोनाइल एंड साइक्लोपेंटाडाइनाइल कंडीशन में आपको 2 दिखाई देंगे। तो एक चीज और भी आपको बता देता हूं कि अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पर मॉडिफिकेशन भी लग रहा है कि द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय द कार्बोनाइल, है ना, कार्बोनाइल एंड साइक्लोपेंटाडाइनाइल ग्रुप्स, 2 अलग अलग ग्रुप की बात करें इन द फॉर्मेशन, ये दोनों में ट्रांजिशन, तो ये 2 करेगा और वो 6 की कंडीशन में आएगा। ठीक है, हाँ सही है, बिल्कुल सही है, यानी 6 यहाँ होंगे, 2 यहाँ इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो इस चीज को आपको ध्यान देना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट 100% इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन, द नंबर ऑफ द अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन द मेटल डाई पॉजिटिव आयन इज 2। ठीक है, अब एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल, यानी कि अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 आ रहे हैं तो डी में 2 अनपेड कब आ सकते हैं, डी में 2 अनपेड 2 कंडीशन में आ सकते हैं, या तो
आप नोट करिए, देखिए 18 तो इधर जाने दीजिए, 18 दो 20, 20 तो जाने दीजिए, 20 का मतलब हो गया कि आप कैल्शियम तक हैं। उसके बाद 5 में 1 2, अब या तो है तो 22, और 22 ऑप्शन है नहीं, 23 24 25 26 27, 27 में अब यहाँ 3 अनपेयर्ड 28, यानी कि 2 अनपेयर्ड ये बचते हैं। जब यहाँ पर 28 एटॉमिक नंबर होगा तो यानी कि पहला वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल 100% सही दिखाई दे रहा है। तो इस चीज़ का ध्यान भी देते रहिए, हर क्वेश्चन अपने में एक अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज द ट्रांसपोर्ट नंबर, देखिए मैं आपको बताऊं, व्हाट इज द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ के पॉजिटिव एंड सीएल नेगेटिव आयन रिस्पेक्टिवली इन के सीएल इफ करंट कैरिड बाय के पॉजिटिव एंड सीएल नेगेटिव आयन आर इतना और इतना, अगर दोनों का करंट इतने के इतना कंडक्ट कर रहे हैं तो फिर ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होना चाहिए। तो आप ट्रांसपोर्ट नंबर निकाल लीजिए, इन दोनों को एक तो ऐड कर लो, 0.0153 और 0.0147, तो 7 3 10 का 0 यहाँ से लगा, एक 6 4 10 का 0 यहाँ से लगा, एक यानी कि ये हो गया आपका 1, ये तो 7 3 10 का 0 यहाँ से लगा, एक 5 5 10 का 0 यहाँ से लगा, एक तो यहाँ पर आपका 3 1 पॉइंट ये हो गया आपका, फिर से जोड़ना पड़ेगा, थोड़ा कहीं जोड़ने में, चलो कोई बात नहीं, दोबारा जोड़ लेते हैं। देखिए ट्रांसपोर्ट नंबर जब हम लोग निकालते हैं तो फिर वही दोनों, 7 3 10 का 0 यहाँ से लगा, एक 6 4 10 का 0 यहाँ से लगा, एक यहाँ पर 3, ये 0.03 आया। अब 0.03 का मतलब ये हुआ कि अगर इस वैल्यू से हम एक को डिवाइड करते हैं तो 3, देखो 0.0153 को डिवाइड करो 0.0300, तो 3 पंजे 15, यानी कि पहली वैल्यू 5 आएगी, तो मतलब ये हो गई। अब दूसरे में क्या करना है, 0.0147 को डिवाइड करो 0.03, वही फार्मूला लगाया है मैंने, 3 दूनी 6 3 चौक 12, 4 टाइम्स जाएगा, तो ये वाला आ गया। तो क्योंकि ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटाइन जब निकालते हो तो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटाइन ऊपर रखिए और ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटाइन प्लस ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनाइन ये रखिए, तो टोटल कंडीशन में आपको फार्मूला कैलकुलेशन में आ जाएगा। तो मैंने डायरेक्ट कैलकुलेशन की है, इजीली वे में निकाला है आंसर, आप भी जल्दी में ऐसे ही निकालिए क्योंकि यही तरीका ही होता है। द एक्यूरेसी ऑफ द रिलेटिव स्टेबिलिटीज ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म्ड बाय द डी ब्लॉक मेटल्स कैन बी प्रिडिक्टेड बाय द रूल, इस रूल के अकॉर्डिंग होगा, तो ये आपको बता देता हूँ कि सॉफ्ट एसिड हमेशा जो है वो सॉफ्ट बेस को, तो ये पहला गलत हो गया। हार्ड एसिड हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बाइंड ओनली द हार्ड बेसिस, ना ये भी सॉफ्ट बेसिस से ही करेंगे। हार्ड एसिड प्रिफर बाइंड द हार्ड बेस, बिल्कुल 100% सही है। और सॉफ्ट हमेशा सॉफ्ट से बाइंड अप होता है, ये आपको ध्यान होना चाहिए, यानी कि सेम मिलते हैं। लाइक डिजॉल्व्स लाइक वाली कंडीशन भी यहाँ पर अगर हम बोलते हैं तो वही चलती ही, सॉफ्ट हार्ड में मैंने पढ़ा है, भी सेम कंडीशन वाले बाइंड अप होते हैं। ये इंटरमोलिकुलर फोर्स, जब हम लोग इसकी आपने याद किया होगा, जब हम एक यूनिट निकालते हैं तो वहाँ पर इंटरमोलिकुलर फोर्स को ही रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है। तो A इज इक्वल टू, यानी P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर जो होता है वो A अपॉन वी स्क्वायर जो हो प्रेशर के बराबर हो जाती है। तो A इज इक्वल टू प्रेशर इंटू वी स्क्वायर का मतलब हुआ कि यहाँ पर एटमॉस्फेयर हो गया, वो यूनिट रखेंगे, फिलहाल इंटरमोलिकुलर फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। ये A जो है वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को रिप्रेजेंटेशन देता है। इसके बाद आइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज डज नॉट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज डज नॉट हैव द बॉन्ड ऑर्डर 3। देखिए आपको बताऊं, यहाँ पर इसका भी बॉन्ड ऑर्डर आपको याद ही होगा 3, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर आपको इसका याद ही होगा 3, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 3, लेकिन इसका बॉन्ड ऑर्डर 8 6 14 3 नहीं होता है, ये भी आपको जानकारी रहनी चाहिए। अब यहाँ पर कैसे होगा, देखो यहाँ पर अगर आप निकालोगे NO प्लस का निकालिए, तो इनके तो 3 हैं ही, लेकिन इसका निकाल लो बस एक बार, 8 14 13 हो गया, 13 का बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे 3 आना ही नहीं, 2.5 आ जाएगा, तो ये तो 2.5 यही आ रहा है। तो NO प्लस और NO में डिफरेंस आ गया 8 6 14, आंसर फिर मेरे हिसाब से NO प्लस आना चाहिए। यहाँ पर दिक्कत लग रही है मुझे थोड़ी सी, यहाँ पर दिक्कत लग रही है, यानी कि NO का हुआ 13, तो 13 का 2.5 आता है। हेट्रोन्यूक्लियर अगर मॉलिक्यूल के अंदर चलते हो तो 8 और 7, नहीं सॉरी, दिमाग 13 कहाँ आएगा, 14 ही रहेगा ना, सॉरी, यानी कि 7 हो गया और 7 ये हो गया, यानी 14 ही आ गया, तब इसका भी 3 हो गया, ठीक है। और NO में चले जाओ तो NO में हो जाएगा आपका 7 और 8 15, ठीक, बिल्कुल एक्यूरेट, इसका 2.5 इसका आ जाएगा, इसका आपका 2.5 आ जाएगा, बिल्कुल आंसर सही है, NO ही आंसर आना चाहिए।
बिल्कुल एक्यूरेट है, बाई चांस मुंह से निकल गया। अब यहाँ पर द हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ द साइक्लोहेक्सीन एंड हाइड्रोजन के दे रखे हैं इतना। द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ द साइक्लोहेक्सीन, द हीट ऑफ कंबस्शन, अच्छा कंबस्शन दे रखा है तो इसका मतलब है कि इसकी अगर हीट आपको निकालनी है तो इसका मतलब है कि कैसे निकलेगी, इन दोनों द हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ साइक्लोहेक्सेन, तो इन दोनों की हीट को आप जोड़िए, यानी कि डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 को जोड़ना पड़ेगा और इसकी वैल्यू को माइनस डेल्टा H, वरना हाँ बिल्कुल 100%, तभी डेल्टा H4 आएगा। इन दोनों भाई हेक्सेन में जब हाइड्रोजन जोड़ोगे तभी तो हेक्सेन बनेगा और उसमें से वैल्यू कंबस्शन की घटा दीजिए, आ जाएगा आंसर। बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ आंसर ये दिया हुआ है, तो आप इसको खट से लगा लीजिए, कुछ भी ऐतराज मत करिए। फुल एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो दे रहा हूँ तो कमेंट जो है आपको करना पड़ेगा, कमेंट आपको करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आ जाते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 75 की बात चल रही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द न्यूक्लियोफिलिसिटी। देखिए, अगर आपको यहाँ एक बहुत अच्छी बात आपको बताता हूँ कि सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल रिलेटिव अगर पूछा गया है तो मिथाइल ग्रुप है, क्योंकि कारण ये कि बहुत अच्छे से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इसके पास। उसके बाद एमाइडाइन का रहता है, फिर हाइड्रोक्साइड। लेकिन अगर यहीं पर OCH3 होता, अगर OCH3 होता तो सबसे पहला नंबर इसी का आता, इस बात का ध्यान दो, लेकिन वो है नहीं इसके अंदर, तो इसीलिए करेक्ट आंसर आपका 4th आएगा, इस बात का ध्यान देना। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। हाउ मैनी स्टीरियो आइसोमर्स आर पॉसिबल इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर कार्बन 1 2 3 4 कार्बन जो हैं वो चारों कार्बन आपको दिखाई देंगे। कैसे? वो चारों कार्बन आपको दिखाई देंगे अनसिमेट्रिकल, यानी कहने का मतलब काइरल। और अगर 2 की पावर 4 करोगे तो ऑटोमेटिकली ये 16 जवाब निकल करके बाहर आ जाएगा। इस बात का ध्यान दीजिएगा, इस बात का ध्यान आपको देना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस कैटेगरी का क्वेश्चन और भी आ सकता है, इस बात का आपको ध्यान देना चाहिए, इस बात का ध्यान देना चाहिए। तो चल लेते हैं आगे इसी सीरीज में। तो इसी बात पर एक कमेंट पीछे मार दो, जा करके जल्दी यहाँ चला दो। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टल सिस्टम कंसिस्ट 23 एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। इसमें 23 एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, लेकिन ये मैं आपको बताना चाहूँगा 23 एलिमेंट ऑफ सिमेट्री क्यूबिक में होती हैं। अगर आप जानना चाहो डिटेल की, सर पूरी डिटेल बताओ, ऐसे हम संतुष्ट नहीं है बच्चा, तो फिर मैं आपको पूरी इसकी डिटेल भी बता दे रहा हूँ कि आखिरकार ये 23 आती कैसे हैं। क्वेश्चन वही है कि आखिरकार ये 23 कैसे आएंगे, और अगर आप इस बात से संतुष्ट होंगे तो 100% आप कमेंट करेंगे जा करके, ये तय है। तो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले प्लेन ऑफ सिमेट्री निकाल लो। प्लेन ऑफ सिमेट्री आप करिए। प्लेन ऑफ सिमेट्री में आपको क्या करना पड़ेगा, यानी 3 + 6 इज इक्वल टू 9 ये हो गया। और एक्सेस कितनी होंगी, तो एक्सेस ऑफ सिमेट्री आप निकाल लीजिए। तो यहाँ पर एक्सेस ऑफ सिमेट्री की बात करिए तो एक्सेस ऑफ सिमेट्री में आपको 3 + 4 + 6 मतलब ये 13 हो गई। और उसके बाद आ जाइए, एक होती है सेंटर, यानी कि सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है, वो होती है 1। टोटल करिए आपके 23 आ जाएंगे। तो ये आपके क्यूबिक में 23 होता है। और अगर आपको जानकारी पूरी चाहिए कि कितनी मैक्सिमम प्लेन ऑफ सिमेट्री होती हैं, तो यहाँ पर मैक्सिमम प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको याद रहनी चाहिए, याद रहनी चाहिए। इस बात का ध्यान दो, दिखाता हूँ आपको कैसे आती हैं टोटल, कैसे आती हैं टोटल, वो भी मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप याद रखो CTORHMT, ठीक है, CTORHMT याद रखिएगा। सी में आपको 9 + 13 होती है, 1 एक्सेस तो चलती रहेगी, वो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 9 + 13 याद रखिए, ठीक है, 1 प्लस सब में करना पड़ेगा। उसके बाद टी में आ जाइए, 5 + 5 रखिएगा, 5 + 5 रखिएगा। उसके बाद ओ में आ जाइए, 3 + 3 रखिएगा। उसके बाद आर में आ जाइए, है ना, आर का मतलब आप समझते ही हैं, रोम्बोहेड्रल, 7 + 7 रख लीजिएगा। अभी मैं आपको तरीका बताता हूँ। फिर हेक्सागोनल में आ जाइए, 7 + 7 रख लीजिएगा। फिर आप मोनोक्लिनिक में आ जाइए, 1 + 1 रख लीजिएगा। और फिर आप क्या कहते हैं, इसमें आ जाइए टेट्रागोनल में, CTO क्यूबिक
टेट्रागोनल, और ये आपका हो गया CTO, ये हो गया टेट्रागोनल हो गया, और ऑर्थोरोम्बिक रोम्बोहिड्रल, हेक्सा क्लिनिक, मोनोक्लिनिक हो गया, और आपका ये ट्राई क्लिनिक, सॉरी ट्राई है, तो यहाँ पर 0 कर दीजिए आप। अब आपको याद क्या रखना है, देखिए मैं आपको ईमानदारी से बताता हूँ तरीका क्या है। देखो यहाँ पर टोटल हो गया आपका 23, यहाँ पर हो गया 10, और यहाँ पर हो गया 6, यहाँ पर हो गया 14, यहाँ पर हो गया 14, यहाँ पर हो गया 1, और यहाँ पर हो गया 0। तो आखिरी वाले तो CTOR-HMT फार्मूला याद रखिए। उसके बाद आपको क्या करना है, देखो यहाँ से यहाँ तक अगर आप चलोगे तो पहला तो ऊपर अगर ऑर्डर देखते हो तो केवल RH में 14 है, बाकी तो फिर दिक्कत है ही नहीं। तो RH में 14 याद कर लीजिए, और ऊपर 23 10 6, 23 10 6, और लास्ट में 1, 23 10 6 1, बीच में 14 डाल दीजिएगा। तो थोड़ा सा आपको हिंट याद रहना चाहिए। तो क्वेश्चन अच्छा है, इस क्वेश्चन को आप याद करिए और इसको रखिएगा भी याद, क्योंकि ऐसे फिक्स क्वेश्चन होते हैं जो अगर आपके लिए आते हैं तो आगे बढ़ेंगे, अन्यथा नहीं बढ़ पाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चरल इंटरमीडिएट। देखिए मोस्ट स्टेबल तभी हो पाएगा स्ट्रक्चर में जब उसका बॉन्ड हाइड्रोजन उसका कहीं रोटेट ना कर पाए, ये इलेक्ट्रॉन रोटेट ना कर पाए। अब ये तो यहाँ भी आ जाएगा, अगर ये बॉन्ड इधर आ गया तो ये पॉजिटिव इधर आ जाएगा, है ना। लेकिन ये कंडीशन है कि ये स्टेबिलिटी यहाँ पर नहीं मिल रही है। दूसरी कंडीशन में बढ़ लेते हैं आगे, दूसरी कंडीशन में आगे बढ़ लेते हैं, इसको बढ़ाइए आगे। तो यहाँ कंडीशन ये आएगी कि अगर मैं इसको इधर लाता हूँ तो फिर पॉजिटिव यहाँ जाएगा, तो ये भी स्टेबल नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर कंडीशन है कि ये सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी पर पहुँच जा रहा है, क्योंकि अब यहाँ पर कोई भी कंडीशन रोटेशन की पॉसिबल रिएक्टिविटी नहीं। मतलब स्टेबल का मतलब है कि मोस्ट स्टेबल को रिएक्टिविटी यहाँ पर डाउन हो जाएगी। अब ये फर्दर रिएक्शन करने के लिए कंडीशन में नहीं है, लेकिन ये रिएक्शन कर सकता है, ये अटैक, इस पर कोई अटैक कर सकता है। यहाँ कोई अटैक नहीं करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड नहीं होता है, डीलोकलाइज नहीं होता, लोकलाइज्ड होता है। यहाँ पर याद रखिएगा द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ द हेलोजन ऑफ द एल्कीन। तो फिर आपको पता है सबसे ज़्यादा फ्लोरीन रिएक्शन करता है, फिर क्लोरीन करता है, और उसके बाद ब्रोमीन करता है, फिर आयोडीन करता है। आयोडीन है नहीं तो फिर ऑप्शन आपका यही एग्जैक्ट बैठ जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद चलिए, विच आर द मिलर इंडिसेस ऑफ द प्लेन सोन। तो आपको याद होना चाहिए कि अगर मैं इस प्लेन की बात करता हूँ तो ये एक्सेस अगर आप वहाँ पर मान लेते हैं कि ये सपोज एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, ये जेड है, तो जेड तो ये इस प्लेन में, इस एक्सेस में अगर आप नोट करो तो ये वाले दो है ना, ये वाला नोट करो। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, अगर इसमें हरे पेन से दिखाता हूँ तो इसी पर तो है प्लेन, इस पर, और ये तो 0 हो गया, और ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो यानी कि 1 1 और 0। तो ये फिर ऑप्शन आपका पहला वाला ही साफ एकदम एग्जैक्ट लग जाता है। ध्यान देना पड़ेगा आपको। 81 पे हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन बेंजीन। तो बेंजीन के अंदर कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड होते हैं, इस बात का ध्यान दो, इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो अब आप इसे ओपन कर लो। वैसे तो सब रटे हुए हैं, यहाँ पर मुझे बहुत मेहनत नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन हाँ अब आप कह रहे हो तो मैं इसे ओपन कर दे रहा हूँ। तो 12 सिग्मा होते हैं और 3 पाई आते हैं इसके अंदर। आपको नोटिस करना चाहिए 12 सिग्मा 3 पाई। तो यहाँ 12 सिग्मा रख लो और 3 पाई रखिए, ये कंडीशन आपको ध्यान देनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइब्रिडाइज्ड कार्बन शुड हैव द लॉन्गेस्ट कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जहाँ पर सिंगल बॉन्ड होगा, और सिंगल बॉन्ड में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। sp3 कहाँ होती है, सिंगल बॉन्ड में होती है, सिंगल बॉन्ड में होती है। इस बात का ध्यान देना, इस बात का ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डाइक्लोरोकार्बिन। तो ये तो कार्बिन हो गया, और कार्बिन के अंदर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यही फिर पॉसिबिलिटी है। डाइक्लोरो है ना, तो क्लोरो में तो यही पॉसिबिलिटी, ये हो नहीं सकता, ये है नहीं, ये भी नहीं है, तो डाइक्लोरो में फिर आपको यही कंडीशन बनती है, दूसरी कंडीशन ही नहीं बनेगा। और ये कहाँ बनते हैं, रीमर टीमन रिएक्शन में, रीमर टीमन रिएक्शन में डाइक्लोरोकार्बिन बनती है। आप याद करिए, नोट कर लीजिए, आपको आसानी से आंसर भी याद आ जाएगा। इसमें देखो कितना अच्छा क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायस्टीरियोमर्स। क्या होते हैं डायस्टीरियोमर्स, वो होते हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव तो होंगे लेकिन एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होंगे, एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होंगे। इस बात का ध्यान देना चाहिए आपको, एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होंगे, ठीक है ना। चलो अब आप इस बात को, ऐसे क्वेश्चंस जरूर करते रहिए, ऐसे क्वेश्चन जरूर करते रहिए। तो ये एक दूसरे की मिरर इमेज हैं, तो ये तो नहीं हो सकता है। चलो हटाओ, ये भी एक दूसरे की मिरर इमेज है, ये भी है, लेकिन ये एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं हो सकते। देखो ये पलट गया, यहाँ पर ये जब पलटेगा तो फिर इसी कंडीशन में
आना चाहिए। तो ये आपको लाइट दिख रहा है, ये डार्क दिख रहा है, तो दोनों इसी कंडीशन में, कि ये भी ऐसा ही आना चाहिए। ये दूसरा वाला जो स्ट्रक्चर है वो कैसा आना चाहिए था वो मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। ये ऐसा अगर है, अगर ऐसा है तो फिर आपको ऐसा मिलना चाहिए था, ऐसा वाला, ठीक है, ऐसे वाला मिलना चाहिए था। ये मिलना जो आपको दिख रहा है ना, तो ये चीज़ नहीं आनी। इसका अगर इस वाले का मिरर बनाओगे तो फिर ये चीज़ नहीं आनी चाहिए, यानी कि यहाँ पर भी फिर यही कंडीशन आनी चाहिए थी जो आपको दिखाई दे रही, ये वाली कंडीशन आनी चाहिए, तब तो हो जाता है एक दूसरे के मिरर इमेज। लेकिन ये वाली है ही नहीं यहाँ पर, या फिर इनमें ऐसा होता एक, मतलब ये वाला पोर्शन ये होता तभी मान लेते, लेकिन वो भी नहीं है। तो इसका मतलब यही ऑप्शन फिर एक्यूरेट हो जाता है, यही ऑप्शन एक्यूरेट हो जाता है। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, खासकर क्वेश्चन पढ़ना चाहिए आपको। इनकरेक्ट कौन सा है तो आपको बताऊं, यहाँ पर द नंबर ऑफ द इफेक्टिव एटम्स इन द यूनिट सेल इज 3। इफेक्टिव एटम यूनिट सेल में 3 नहीं होते हैं। इफेक्टिव एटम किसी भी यूनिट सेल में अगर आप फेस सेंटर्ड में करोगे तो नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम यहाँ पर 4 आते हैं। नोट कर लो, फेस सेंटर्ड, आइडियल फेस सेंटर्ड में 4 आएंगे। अगर ये फेस सेंटर्ड की बात करते हो तो फेस सेंटर्ड में 4 आते हैं, क्योंकि कॉर्नर पर 1/8 × 8 और फेसेस पे 3। तो ये इफेक्टिव जो है यहाँ पर आएगा आपका 86 पे। आइए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन की बात करिए, ने कैलकुलेशन की थी, यानी कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस कैन बी प्रेडिक्टेड बाय द श्रोडिंगर। तो ये तो श्रोडिंगर होना चाहिए, तो यहाँ पर आप श्रोडिंगर लगा लीजिए, ठीक। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल सही है। इसी सीरीज में आइए और आगे बढ़िए और हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट कंडीशन पर। क्या क्वेश्चन कर रहा है, द सॉल्युबिलिटी लिमिट ऑफ एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल इन लिक्विड अमोनिया इज टेस्टेड बाय इंक्रीजिंग द मेटल कंसंट्रेशन द सॉल्वेंट टिल द सॉल्यूशन इज कंप्लीटली। अगर आपका यानी कि रेडिश ब्राउन कलर, और रेडिश ब्राउन इसमें है नहीं, तो ब्रॉन्ज दिखाई देना चाहिए। द सॉल्युबिलिटी लिमिट ऑफ एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल इन लिक्विड अमोनिया कॉम्प्लेक्स बना लेता है, इज टेस्टेड बाय इंक्रीजिंग द मेटल कंसंट्रेशन टिल द कलर बिकम्स रेडिश ब्राउन आना चाहिए, और रेडिश ब्राउन इसमें है नहीं, तो रेडिश ब्राउन का मतलब फिर ब्रॉन्ज से ही मैच करेगा कलर। तो ये बात ध्यान दीजिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था। उसके बाद 88 पे चले आइए, द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, बिल्कुल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन ऑफ 0.1 मोलर एसिटिक एसिड इफ इट्स इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज दिस। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन भाई आपको निकालना है। पहले लैम्डा इज इक्वल टू निकाल दीजिए, लैम्डा इज इक्वल टू जब आप निकालेंगे ये हो गई आपकी 398 हो गया कप्पा, यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू ये हो गया आपका 3.98, सॉरी 398 हो जाएगा कप्पा। तो यहाँ पर मैं क्या पूछा, इक्विवेलेंट लैम्डा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है इज व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डिसो, अल्फा निकाल रहा है यार, अल्फा की बात करना चाह रहा है, तो यानी कि परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन मीन्स अल्फा निकालवाने की कोशिश कर रहा है। तो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा, तो पहले हमें निकालना पड़ेगा अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा इनफाइनाइट कंडीशन पर, है ना, इनफाइनाइट कंडीशन पर ये हो गया। तो लकी देते हैं, लैम्डा इनफाइनाइट इक्विवेलेंट मल्टीप्लाइड बाई हो जाएगा आपका कंसंट्रेशन हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो एक्यूरेट है उसकी वो रखेंगे। चलो, तो यानी कहने का तात्पर्य यह है, देख लेते हैं, ट्राई मार लेते हैं, कौन दिक्कत है इसमें कि भाई ट्राई में क्या परेशानी। तो इक्विवेलेंट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर एसिटिक एसिड की 398 है, मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई कितने से करनी है, इसकी कंसंट्रेशन से मल्टीप्लाइड कर लीजिए, ठीक है, कंसंट्रेशन से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 0.01 डिवाइडेड बाई 3.98, यानी कि कहने का तात्पर्य ये हो गया, ऊपर का 3.98 मल्टीप्लाइड बाई 3.98, मतलब 1 आ जाना चाहिए, परसेंटेज इसकी 1 आना चाहिए, ठीक है। कह रहा है व्हाट इज द परसेंटेज डिसोसिएशन 0.01 मोलर एसिटिक एसिड। देखो सिंपल सी बात आपको बताएं, जो फार्मूला होता है वो तो सेम ही लगना है। अगर मैं आपसे एक सिंपल से और तरीका बताता हूँ, आंसर तो 1 आना तय है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक चीज़ और जानकारी भी ले लीजिए। देखिए लैम्डा एम इज इक्वल टू होता है, लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाता है, याद करो, कप्पा इंटू 1000 अपॉन कप्पा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी हो जाता है, ये होता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का।
लेकिन आपको याद होगा कि अल्फा इज इक्वल टू लेमडा इक्विवेलेंट अपॉन लेमडा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन की कंडीशन हो गई, और उसके बाद जो गिवन कंसंट्रेशन की होती है। तो ये फार्मूला भी अल्फा डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का कहलाता है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में अब आपके सामने ये सिचुएशन दे रखी है कि यहाँ पर ये एक वैल्यू ये दे रखी, लेकिन नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी एसिटिक एसिड में सेम ही आएंगी। नॉर्मेलिटी मोलैरिटी एसिटिक एसिड में सेम आएंगी, तो इसलिए ये वैल्यू चेंज नहीं होगी। कहीं आपके मन में चल रहा हो ये वैल्यू चेंज हो जाए, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं। तो पहले अल्फा निकाल लीजिए और सी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको आंसर इजी वे में मिल जाएगा, ध्यान देना पड़ेगा। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, इनऑर्गेनिक मॉलिकुलर सुपर कंडक्टर आर डेराइव्ड फ्रॉम द कंपाउंड। इनऑर्गेनिक मॉलिकुलर सुपरकंडक्टर आर डेराइव्ड फ्रॉम द कंपाउंड। सबसे पहले तो सुपरकंडक्टर आपको पता ही होना चाहिए कि हमेशा ट्रांजिशन मेटल से ही मिलते हैं। तो ये हो गया आपका ये वाला, जैसे आयरन है, इसमें जाइए तो वो सुपरकंडक्टर का जो सॉलिड स्टेट पढ़िए तो वहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि सुपरकंडक्टर में कौन कौन सा यूज हो रहा है। ये ग्राफ आपको द कंसंट्रेशन ऑफ ए वेरीज विद द टाइम, ठीक, फॉर टू डिफरेंट रिएक्शंस। तो दो डिफरेंट रिएक्शंस आपको दे रखी हैं, एक दे रखी है 1 अपॉन में दे रखी, तो 1 अपॉन में जब चलती है तो फिर ये आपकी सेकंड ऑर्डर हो गई, ठीक। ये ऑर्डर सेकंड हो गया, और ये ऑर्डर अगर आप देखोगे टाइम के साथ में, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए वेरीज विद टाइम फॉर टू डिफरेंट रिएक्शंस। तो ये द ऑर्डर ऑफ फर्स्ट दिखाई दे रहा है मुझे, ये तो 2 पक्का है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डाउट ये कि कंसंट्रेशन टाइम के साथ में चेंज हो रही है। हाँ ठीक है, चेंज होगी, लेकिन अगर हाफ लाइफ होती तो चेंज नहीं होती, बिल्कुल एक्यूरेट। तो ये 0 ऑर्डर हो गया। 0 ऑर्डर में हाफ लाइफ भी चेंज होती है और कंसंट्रेशन भी चेंज हो रही है, इसका मतलब सही है। 0 एंड सेकंड ऑर्डर, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट प्रोडक्ट ऑफ फॉर द फॉलोइंग। ये देखिए, इस रिएक्शन को आपको समझना पड़ेगा। इस रिएक्शन को मैं आपको समझाने की थोड़ी कोशिश करूंगा, अब आप कितना समझ पाते हैं वो आपके ऊपर डिपेंडेंट होता है। देखो, एक तो खास बात है कि इस रिएक्शन में जो ब्रेकिंग होगी वो कहाँ से होगी। एक तो ब्रेकिंग आपको याद रखना पड़ेगा, ये वाला जो कंपाउंड दिख रहा है ये यहाँ पर अटैक ईटी, जो आपका ETONA है, ETONA अटैकिंग जो कंडीशन करेगा वो यहीं पर करेगा, क्योंकि यही एसिडिक हाइड्रोजन रखेगा। उसके बाद आपको ATBR जोड़ना है, तो मतलब यहीं पर एक इथाइल ग्रुप जुड़ेगा, जब यहीं से टूटेगा तो यहीं पर जुड़ेगा। तो एक कंडीशन आपकी ये जनरेट होने की संभावना है, ये इथाइल, मतलब ये आपको इथाइल ग्रुप दिख रहा है, ये जुड़ गया तो ये ग्रुप लगेगा। यानी कि सिंपल सी बात है कि पहले आपको C2H5ONA से बेसिक मीडियम प्रोवाइड करके बॉन्ड यहाँ से तोड़ना पड़ेगा। एक बन जाएगा CH3COO, CH3CH2COOH आएगा। देखो ये हो गया आपका CH3 बना, ये आपका CH2 बना, ये आपका COOH हो जाएगा, और यहाँ पर और यहीं से तोड़ दीजिए, और यहाँ पर फिर आपका C2H5Br यहीं पर जोड़ दीजिए। C2H5Br तो ऑप्शन ये तो संभव नहीं है, ये दोनों तरफ लग गया, ये भी संभव नहीं है। नीचे वाले ऑप्शन को आप देख लीजिए एक बार और दो, ये दोनों ऑप्शन देखो, इथाइल ग्रुप यहाँ लगा, ये भी ऑप्शन हो सकता था, लेकिन दिक्कत है यहाँ से तोड़ दीजिए, इसे अलग कर दीजिए। तो ये जो हिस्सा बचेगा, ये जो हिस्सा बचेगा वही संभव हो सकता है, वही संभव है। तो यहाँ ध्यान दो, इतना वाला, तो वो ये वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, यही एक्यूरेट ऑप्शन भी है इसका, है ना। ये चीज़ ध्यान दिए, मैंने आपको मैकेनिज्म के साथ में बता दिया कि आखिरकार रिएक्शन होगी कैसे। देखो सिंपल सा, अगर और भी जानना चाहते हो तो पहले आप इसको ओपन कर लो। ये हो गया CH3, ये हो गया आपका CO, ये हो गया आपका CH, और यहाँ पर आ गया आपका H, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O हो गया, ये आपका O हो गया, और यहाँ पर आपका C2H5 सिंपल मैं बता दे रहा हूँ। अब इसमें क्या करना है भाई, देखो यहीं से तोड़ोगे तो ये वाला H लेके चला जाएगा NaO, तो यहाँ पर आपका O बेसिक मीडियम में ये H पॉजिटिव आयन यहाँ से निकल जाएगा, और यहाँ पर ये नेगेटिव करेक्टर हो जाएगा, यही हिस्सा अटैक करेगा। जब यही हिस्सा अटैक करेगा तो फिर बॉन्ड ये वाला टूटेगा। भाई ये बॉन्ड सिंपल सी बात है, ये बॉन्ड इधर ट्रांसफर करोगे तो खट से इधर ट्रांसफर हो जाएगा, यानी कि ये अगर हम इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर करते हैं तो यही ये वाला बॉन्ड की ब्रेकिंग दिखाएंगे। पूरी मैकेनिज्म भी मैंने मेलोनिक एस्टर में जाकर के समझाई है। चलिए खैर, इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज डज नॉट हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ द हार्ड एसिड एंड सॉफ्ट एसिड। तो आपको यहाँ पता होना चाहिए कि जो हार्ड एसिड होते हैं
वो उनमें हमेशा जो मेटल्स होंगे, अल्कली मेटल और हाइड्रोजन, ये सब हार्ड एसिड बेस में जाते हैं, और सॉफ्ट में जाएंगे जिनके साइज छोटे होंगे तो साइज छोटे में ये आ जाते हैं, ये सब साइज छोटे में स्मॉल साइज आ जाता है, ये स्मॉल साइज आता है। इसका साइज बड़ा हो जाएगा, ये साइज बड़ा हो जाएगा, लार्ज साइज हो गया तो उल्टा हो गया। अगर ये ऐसे लिखा होता तो सही होता, मतलब ये इधर होता ये इधर होता, लेकिन कह रहा है कि मैच नहीं कर रहा है तो फिर यही गलत हो गया, ये इधर होना चाहिए था इधर होना चाहिए था, बस ये कंडीशन में आ गया। चलिए हो गया। उसके बाद आ जाइए, ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का है। द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ द NaCl KBr KClR इतना इतना इतना, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस NaBr निकालना है, तो मतलब NaBr इन दोनों की जोड़ना है, इसकी घटाना है। 126 प्लस 152 जोड़ देना है और माइनस 150 कर देना है, तो ये हो गया 6 2 8 हो गए और 5 2 7 हो गए, ये 2 हो गया, माइनस 150 घटा दीजिए तो ये आपके बचे 8 और यहाँ पर 2 28 बचा और यहाँ पर 128 आ गया। देखो आंसर खट से। तो इस तरीके से निकालिए। 93 हो गए क्वेश्चन। अभी पहले इस सीरीज में आपको पूरे क्वेश्चन कराऊंगा 100 तक, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये ग्राफ अगर आपको बताना चाहूंगा तो यहाँ पर जानकारी आप ले लीजिए कि अकॉर्डिंग टू डिवाई हेकलॉन सागर थ्योरी, ये कह रहा है स्ट्रॉन्ग के लिए एप्लीकेबल ही होता है। डिवाई हेकलॉन सागर थ्योरी ने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन के बारे में बताया। तो जो बी लाइन स्ट्रिक्ट बता रही है, तो क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द, पढ़ने में आ रहा है, अकॉर्डिंग टू द डिवाई हेकलॉन सागर इक्वेशन द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग फॉर द डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट ABCD गिवन बिलो, दे रखे हैं AB। तो अब बी जो है वो आपको बताऊंगा कि अगर आप बी को नोटिस करोगे, बी को नोटिस करिए आप, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है दिख रहा है, और ए वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो साफ दिख रहा है ए ही ऑप्शन होगा। भाई स्ट्रेट लाइन ही अगर दिखाए तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को है, बाकी आपको वीक दिखाई देना, बाकी हटा दो दोनों। इसके बाद इस क्वेश्चन पर आइए, प्रिडिक्ट द फॉलोइंग रिएक्शन। इसमें करना क्या है, इसको गर्म करना है ना, चलिए गर्म कर लेते हैं। गर्म करने के बाद रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा। आप एक चीज नोट करो, हमेशा ध्यान दो, कतई गलती नहीं होगी आपसे। अगर मान लो ये बॉन्ड है और ये ऐसे करके और ऐसे दिया हुआ है, तो इस बॉन्ड को कभी मत तोड़ना। जहां पर मैं येलो साइन दे रहा हूँ, इस बॉन्ड को आप कभी नहीं तोड़ेंगे। ये वाला बॉन्ड डबल बॉन्ड करेक्टर होता है ना, यहाँ ये स्ट्रांग होता है और ये बॉन्ड नहीं टूटेगा। जब ये नहीं टूटेगा तो मतलब है फिर यहाँ से शिफ्टिंग होगी, ये है ना। अब यहीं पर अगर मान लीजिए अटैक आप कराओगे, गर्म कराओगे, तो यहीं से टूटेगा। तो ये जो ये वाला हिस्सा है, ये पड़ोस में आकर आर्थो पोजीशन पैरा, तो यहाँ पर आर्थो मोर स्टेबल होगा, तो यानी ये प्रोडक्ट यहाँ पर जुड़ेगा। तो यही कंडीशन पॉसिबल हो सकती है, दूसरी में तो कहीं और ये है नहीं, ये भी नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया वो बॉन्ड टूटेगा नहीं। तो नीचे देख लेता हूँ और कोई ऑप्शन तो नहीं है, ठीक है, मेटा होगा नहीं और ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है, तो वो तो सेम दे रखा है, तो फिर वही ऑप्शन ही एक्यूरेट है, ये ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। इफ द मॉलिकुलर आयन इन द कंपाउंड हैज द ऑड नंबर ऑफ द नाइट्रोजन एटम इन द मास वैल्यू अपीयर इन द मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। अभी मैंने आपको बताया था कि इफ द मॉलिकुलर आयन इन द कंपाउंड हैज द ऑड नंबर of nitrogen atom, its mass value appearing odd। ध्यान देना, odd, ये बात याद रखना, इवन नहीं होगा यहाँ पर, ना निगेटिव होगा ना, तो यहाँ पर दोनों पॉसिबिलिटी, अगर ऑड नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम है तो उसका आंसर ऑड ही आता है, तो यहाँ पर ऑड टिक कर लीजिए। ये याद करने वाली बात, ये याद करने वाली बात होगी। 4 क्वेश्चन और जल्दी से कराता हूँ आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट शुगर, तो स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट तो ये है नहीं, ये भी एसिटल्डिहाइड तो है ही नहीं, मैनोज है लेकिन ये भी लॉन्ग है, ये भी दोनों लॉन्ग हो गए, तो ये ग्लिसरल्डिहाइड जो है ये स्मॉलेस्ट है। ग्लिसरल्डिहाइड का फार्मूला तो आपको पता ही होगा, ये पता है, CHOH यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर आपका CH2OH हो जाएगा, इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आ जाइए, हाउ मैनी एक्सियल यूपी बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन द चेयर। अच्छा ठीक है, तो अब आपको बता देता हूँ अनपेयर्ड, अगर मैं आपको ध्यान दूँ अप, अच्छा ऊपर की तरफ, वो मैं अनपेयर्ड समझ रहा था, तो ये कौन सी फॉर्म दे रहा है, साइक्लोहेक्सेन की चेयर फॉर्म दे रहा है, तो ये हो गई आपकी चेयर फॉर्म। तो चेयर फॉर्म में आपको ऐसे जाना पड़ेगा, मतलब ऐसे 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 ये चेयर फॉर्म होती है। चलिए तो ऊपर की तरफ आपको 1 2 3 दिखाई देंगे। चलिए ये हो गया, अप बॉन्ड जो है ऊपर की तरफ बॉन्ड देखने चाहिए। हाउ मेनी एक्सियल अप बॉन्ड, तो यही 3 रहेंगे। भाई आप ऐसे करोगे ना, ऐसे, अरे यार एक तो पेन फंस जाता है, चलो खैर यहाँ बना के दिखाता हूँ आपको। ऐसे दिखाओ, ऐसे दिखाओ, ये ऐसे दिखाओ, ऐसे दिखाओ, तो अब आपको एक ये हो गया, तो अब एक ये वाला हो गया, ये वाला ऐसे दिखाना पड़ता तो ये हो गया,
ये वाला ऐसे दिखाना पड़ता तो ये हो गया, 3 हो गए, ये वाली कंडीशन आपको दिखाई दे जाएगी। इसके बाद चल लीजिए आगे बढ़िए, प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट आर, ये तो आपको बताना पड़ेगा भाई। देखो ये AlCl3 जब अटैक करेगा तो ये बात ध्यान दो, यहाँ पर आपका कंडीशन क्या है कि ये कार्बोकैटायन जब बनाएगा यहाँ से, तो ये गिन लो 1 2 3 4, यानी सिंपल सी बात ये है कि यहाँ पर कह रहा है प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ से थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, यानी कि अगर मैं इस रिएक्शन को समझने की कोशिश करता हूँ तो कितने कार्बन है चेक कर लूँ, 1 2 3 4 ही कार्बन है यहाँ पर। प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, अगर AlCl3 के साथ में गर्म करता हूँ तो फिर बनना चाहिए हमारे पास में ये वाला कार्बोकैटायन, ये वाला कार्बोकैटायन बनना चाहिए। जब ये कार्बोकैटायन बनेगा तो फिर आंसर, मुझे थोड़ा सा डाउट है, इस क्वेश्चन को मैं लीव करूंगा, यहाँ पर थोड़ा सा डाउट मुझे लग रहा है कि इसमें 6 कार्बन दिए, नहीं यार 1 2 3 4 सही तो है फिर ये कैटायन। अब यानी कि यहाँ पर ये अगर मैं अटैक कराता हूँ तो ट्विस्टिंग हो जाएगी, और ट्विस्टिंग हो जाएगी तो 4 बॉन्ड यहाँ पर आ रहे हैं, देखता हूँ 1 2 3 4 और 5वां तो यही, ठीक डन, यही आएगा, बिल्कुल सही है। हीट करने पर साइक्लाइजेशन हो जाएगा, साइक्लाइजेशन हो जाएगा और 100% अटैक वहीं होगा जहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी तो आपको यहीं पर ज़्यादा दिखाई दे रही है। ठीक है, डन है, ओके है, नहीं छोड़ूंगा, लीव नहीं करूंगा, हो गया। उसके बाद 100 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड ऑफ, क्या है, नोना ऑक्टेन होना चाहिए, नोना ऑक्टेन होना चाहिए, तो नोना ऑक्टेन का मतलब 90 वाला हुआ ना, तो 90 यानी कि CnH2n+2, तो यानी कि C 90 दूनी 180 और +2 182, यही आएगा आंसर। इसके बाद चल लेते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट जरा 2-4 क्वेश्चन और करा देता हूँ। 101, इफ द एजीमुथल क्वांटम नंबर इज 2, यानी L की वैल्यू आपके सामने 2 है, प्रिंसिपल नंबर 3 है, N की वैल्यू 3 है, तो ये आपका हो गया 3D। द टोटल नंबर ऑफ एकोमोडेटेड, तो 3D में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम, तो यही आ गया ना, एकोमोडेटेड इलेक्ट्रॉन्स ऑल द ऑर्बिटल्स दिया हुआ है ना, ऑल द ऑर्बिटल्स मतलब सभी की बात कर रहा है। द सिंथेसिस ऑफ द ऑर्थोफॉर्माइल फिनॉल फ्रॉम द फिनॉल, यानी कि ये कंडीशन ऑर्थोफॉर्माइल फिनॉल, ये OH हो गया, ये CHO हो गया, तो ये हो गया आपका, इसे बोलते हैं सैलिसिल एल्डिहाइड, और सैलिसिल एल्डिहाइड जो होता है वो रीमर्टिमन रिएक्शन के थ्रू बनता है। ठीक, ये आपको रिएक्शन भी तो पूरी याद होगी, यानी ये हम फिनॉल ले लेते हैं, ये फिनॉल ले लेते हैं, और इसके साथ में अगर क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन कराते हैं NaOH के साथ में, 3NaOH के साथ में कराते हैं, तो फिर ये कंडीशन आपको ध्यान देनी पड़ेगी, यहाँ OH, यहाँ CHO बनता है, यहाँ 3NaCl बनता है, और ये आपका 2H2O बनता है, 2H2O बनता है। चलो इसके बाद हम बढ़ लेते हैं आगे। ठीक, चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 103 से हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो 103 से लेकर के अब 150 तक की एक वीडियो आपके सामने पहुंचेगी, आप देखिएगा। अब इस वीडियो पर भी आपको वही करना है कि अगर आपको रिमेनिंग क्वेश्चन कल चाहिए तो प्लीज़ इस पर कमेंट डाल दीजिए।